हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी कैसे हैं? और मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आप लोग आज पढ़ेंगे हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति कैसे शुरू हुई, इसको किसने शुरू किया था और इसको क्यों शुरू किया गया था, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक मोटिवेशन स्टेटस के साथ अपनी क्लास को शुरुआत करेंगे। देखिए, लिखा हुआ है, ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। जब भी आप अगर अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं और बीच में कोई बाधाएं मिलती हैं, बाधाएं मिलेंगी ज़रूर, असफलताएं मिलेंगी ज़रूर, और अगर आप उन असफलताओं पे ही टिके गए रह गए तो फिर आप सफलता को पा नहीं सकते मेरे लालों, ठीक है। सफलता पाने के लिए आपको असफलताओं से दूर जाना पड़ेगा, असफलताओं को पीछे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए कह रहा है, जब आप सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं तो अगर आप पीछे वाली सीढ़ी से पैर नहीं हटाएंगे तो आगे वाली सीढ़ी पे कैसे जाएंगे। तो ज़िंदगी भी वैसे ही है, असफलताओं को छोड़ो और सफलता की ओर आगे बढ़ो, ठीक है। तो इसी मोटिवेशन स्टेटस के साथ अब हम लोग अपनी क्लास को शुरुआत करेंगे। और गाइस, अगर आपको क्लास पसंद आ जाए ना तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अपनी क्लास की ओर। देखिए, लिखा हुआ है हरित क्रांति। हरित क्रांति के बारे में सबसे पहले इसकी एक खासियत ये है कि इसको सबसे पहले विकासशील देशों में शुरू किया गया था। और इसका जो तात्पर्य है, इसको किस क्षेत्र में शुरू किया गया था, तो इसको कृषि क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया था। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि हरित हरित देखो, हाथ से हरित, और कृषि कैसी होती, कृषि भी हरित होती है ना। तो हरित क्रांति की शुरुआत जो है वो कृषि क्षेत्र के लिए की गई थी, और इसका सबसे पहले प्रयोग 1940 से 1960 के मध्य किया गया था। और कहाँ पर किया गया था, तो विकासशील देशों में। अब आप लोग पूछ रहे होंगे, सर विकासशील देश कौन से होते हैं? तो विकासशील देश वो होते हैं जिन्होंने अपना डेवलपमेंट अभी किया नहीं है और डेवलपमेंट की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, वो विकासशील देश कहलाते हैं। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि वह देश विकासशील की श्रेणी में आएंगे जो लगातार अपने विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे भारत एक विकासशील देश है, ब्राज़ील एक विकासशील देश है, चीन एक विकासशील देश है, ठीक है। लेकिन जापान की बात करेंगे तो जापान विकसित देश है, अमेरिका विकसित देश है, कनाडा विकसित देश है, ठीक है। तो ये फ्रांस विकसित देश है, ये सारे के सारे विकसित देश हैं। लेकिन भारत जो है वो विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। अब इस समय कृषि के पारंपरिक तरीकों की बजाय आधुनिक तकनीकी और उपकरणों के प्रयोग पर बल दिया गया था। जैसे अभी आप देख लो, हमारे कानपुर में ऐसे ही होता है कि अभी बहुत सारे पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। पहले अगर हम लोग 20 साल पहले जाएंगे तो 20 साल पहले और पिछली तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे बैल हो गया, बैल से खेती की जाती थी। अभी भी हालांकि बैल से खेती की जाती है, लेकिन ये पुरानी तकनीकें हैं। बैल से क्या होता है ना, कि बैल जो होता है वो अंदर तक जो रोपाई नहीं कर पाता है। और अगर आप ट्रैक्टर की बात करेंगे, ट्रैक्टर वाले अच्छे से पहली बात तो जोतते नहीं हैं, और अगर वो अच्छे से जोतने लगे तो बहुत अंदर तक रोपाई हो सकती है उसकी। और जब अंदर तक रोपाई होगी तो उसकी उर्वरक क्षमता में क्या हो जाएगा, बदलाव होगा, ठीक है। जब उर्वरक क्षमता में बदलाव होता है तो फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि होती है। तो हरित क्रांति का सीधा सा मतलब था कि नए नए उपकरणों पर बल दिया जाए, नए नए उन्नत बीजों पर बल दिया जाए, रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया जाए। इनके उपयोग से ही हरित क्रांति की शुरुआत की जाती है। अब अच्छा, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखते हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत एक्चुअली में भारत में कैसे हुई, ठीक है। तो 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत प्रारंभ करने का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। किसको जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। नॉर्मन बोरलॉग का जाता है कब, 1966 में। 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और इसको शुरू किसने किया था, तो इसको शुरू किया था नॉर्मन बोरलॉग ने। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बना है कि हरित क्रांति को किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। ये आपको पॉइंट याद रखना है। बहुत बार एसएससी कोई भी स्टेट एग्जाम हो, बहुत बार पूछा गया कि हरित क्रांति को किसके द्वारा शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर होने वाला है नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू किया जाता है। लेकिन अगर आप पूछे कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है, तो वो है एमएस स्वामीनाथन, ठीक है। ये एमएस स्वामीनाथन है। एमएस स्वामीनाथन के द्वारा ही भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की जाती है। एक्चुअली में संयोग देखो ऐसा बनता है कि नॉर्मन बोरलॉग ने 1966 में विश्व स्तर पर क्या किया था, हरित क्रांति की शुरुआत की थी। और जो नॉर्मन बोरलॉग थे, इन्हीं के शिष्य थे एमएस स्वामीनाथन, इन्हीं के शिष्य थे। और इन्होंने भारत में क्या कर दिया, हरित क्रांति की शुरुआत कर दी,
ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की। अच्छा, हरित क्रांति के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं और उसके इतिहास को ना जाने तो ये बड़ा ही क्या होगा, अन्याय होगा हरित क्रांति के विषय में। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके इतिहास के बारे में। नॉर्मन बोरलॉग ने गेहूं की बौनी प्रजाति बनाई थी। आप लोग बौनी प्रजाति समझते हैं ना, कि बौनी प्रजाति का मतलब होता है उसका जो पेड़ होता था, उसका पेड़ होता था वो तो छोटा होता था, लेकिन उसके जो गेहूं की बाली होती थी, बाली समझते हैं आप लोग ना, जो बाली होती वही जिसमें गेहूं लगता है। ठीक है, पेड़ में गेहूं नहीं लगता है, पेड़ के ऊपर एक बाली निकलती है, जिसको हम लोग आप फूल कह सकते हैं। उसके फूल में जो बाली लगती, उसका आकार इन्होंने क्या कर दिया था, बड़ा कर दिया था। आप लोग कहेंगे ये पॉसिबल कैसे था, तो लालो ये पॉसिबल था क्योंकि एक्चुअली में अगर हम लोग बात करेंगे तो गेहूं में जो होता है उसमें 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और एमएस नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा 14 गुणसूत्रों की बजाय इसमें 3 गुना गुणसूत्रों की संख्या बढ़ा दी। यानी कि पहले 14 गुणसूत्र गेहूं में पाए जाते थे और अब उसमें 3 गुना गुणसूत्रों की संख्या बढ़ा दी। अब आप लोग पूछेंगे गुणसूत्र बढ़ाए कैसे, तो एक रसायन था जिसका नाम था कालचीसीन रसायन। क्या नाम था, कालचीसीन रसायन। और इसके द्वारा गेहूं के गुणसूत्रों को 3 गुना तक बढ़ा दिया गया। यानी कि पहले 14 गुणसूत्र थे और अब कितने गुणसूत्र हो गए, अब 42 गुणसूत्र हो गए। जब 42 गुणसूत्र हो गए तो उन्होंने जब खेत में रोपाई की तो अब की बार पेड़ जो था बहुत छोटा था, लेकिन उसकी बाली का आकार बहुत बढ़ गया था। जब उसकी बाली का आकार बढ़ गया तो इन्होंने देखा कि जब बाली का आकार बढ़ गया है तो फसल के उत्पादन में बहुत तेज़ी से अधिकता आई। और ये जो है ये मुख्य रूप से गेहूं और चावल के लिए किया गया था। किसके लिए, गेहूं और चावल के लिए मुख्य रूप से हरित क्रांति को अपनाया गया था। तो एक्चुअली में आपसे अगर पूछ ले कि गेहूं में सामान्यतः कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तो आप लोग बताओगे 14, लेकिन कालचीसीन रसायन का प्रयोग करके उसके गुणसूत्रों की संख्या कितनी कर दी गई थी, तो 42 कर दी गई थी। और जब 42 कर दी गई तो गेहूं की बौनी प्रजाति बनी। और जब गेहूं की बौनी प्रजाति बनी तो उसका जो फल था, उसकी जो बाली थी, उसका आकार बढ़ गया। ठीक है। अच्छा, इतिहास की तो बात हम लोगों ने कर ली, अब हम लोग चलते हैं आगे। अच्छा, परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि गेहूं का जो पौधा था वो तो बहुत छोटा हो गया, लेकिन गेहूं में लगने वाली बाली का आकार बहुत बड़ा हो गया। पहले पौधे तो बड़े होते थे, लेकिन उन पर लगने वाली बाली छोटी होती थी, जिससे गेहूं का उत्पादन कम होता था। तुम खुद सोचो लालो कि अगर गेहूं का पौधा बड़ा हो जाएगा और उसमें बाली छोटी हो जाए तो ऐसे पौधे का क्या फ़ायदा जो बड़ा ही है। जैसे वो नहीं कहते हैं कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, है ना। तो ऐसा क्या फ़ायदा कि अगर पेड़ बड़ा हो जाए और उसकी बाली कम हो जाए तो उत्पादन में तो वैसे भी कमी हो जाएगी, लेकिन अगर वही बाली बड़ी हो जाए और उसका फल छोटा हो जाए तो उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। ला लो, और जब उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा, पेड़ सही मायने में क्या हो जाएगा, सही मायने में सटीक हो जाएगा। उसको बढ़ने की क्या ज़रूरत है जब वो फल उतने ही में बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है, तो परिणाम ये हुआ कि गेहूं का जो पौधा था वो बहुत छोटा हो गया, लेकिन उस पर लगने वाली बाली का आकार बहुत बड़ा हो गया। और परिणाम ये हुआ कि इससे गेहूं के उत्पादन में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग आगे बात करते हैं। नॉर्मन बोरलॉग के नाम से नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार विश्व स्तर पर प्रदान किए जाते हैं। क्या कह रहे हैं, नॉर्मन बोरलॉग के नाम से ही विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। नॉर्मन बोरलॉग का पहला जो पुरस्कार है वो भी एम एस स्वामीनाथन को दिया गया। लालो, ये वही एम एस स्वामीनाथन हैं जिन्होंने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। और ये कौन थे, तो ये नॉर्मन बोरलॉग के शिष्य थे। अब जब नॉर्मन बोरलॉग के नाम से विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया गया तो उसका पहला हकदार कौन बना, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, जो कौन थे, जो नॉर्मन बोरलॉग के शिष्य थे। हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बौने बीजों के प्रयोग से फसल के उत्पादन में वृद्धि करना था। अभी मैंने आपको बताया था हरित क्रांति का सीधा सा मतलब था कृषि से, और कृषि में कहाँ से, तो सिंचित व असिंचित भाग में उपज देने वाले संकर एवं बौने बीजों के प्रयोग से फसल में उत्पादन में वृद्धि करना था। ठीक है, तो हरित क्रांति का और कोई मतलब नहीं था, सीधा सा मतलब ये था कि उसकी फसल है उसके उत्पादन में वृद्धि कर दिया जाए। और इसका वृद्धि का कब संभव थी, रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया जाए, नए नए उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे कैसे बीज लाने उनको,
है। तो ये क्या था, यही हरित क्रांति था। हरित क्रांति कोई जादू नहीं थी, इसको भारत के वैज्ञानिकों और विश्व के वैज्ञानिकों को द्वारा ही डेवलप किया गया। हरित क्रांति का मुख्य फोकस जो था वो गेहूं और चावल की फसलों पर था। मैंने आपको बताया कि हरित क्रांति जो है वो केवल व केवल गेहूं और चावल के लिए लाई गई थी और इन्हीं दो फसलों में ये सफल भी हुई। हरित क्रांति के बाद गेहूं और चावल के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई और इसी हरित क्रांति की वजह से भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन पाया और आज हम आत्मनिर्भर ही नहीं परंतु निर्यातक भी हैं। ठीक है, अपना जो गेहूं और चावल है उसका निर्यात भी करते हैं हम लोग। हरित क्रांति देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई थी, जिसके तहत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाता है। अच्छा अच्छा, आगे हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न क्या प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति कैसे लागू की गई थी। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए भारत में हरित क्रांति को कैसे लागू किया गया था तो आप लोग क्या बताओगे कि 1960-63 के दौरान देश के 7 राज्यों के 7 चयनित जिलों में, ठीक है, 7 राज्यों के 7 चयनित जिलों में प्रयोग किया गया और यह प्रयोग सफल रहा तथा वर्ष 1966-67 में भारत में हरित क्रांति को औपचारिक तौर पर अपनाया गया। देखना 1960 में 1960 से 63 के बीच के दौरान में क्या किया गया, भारत के 7 राज्यों के 7 जिलों में क्या किया, इसका प्रयोग किया गया और ये प्रयोग जो थे वो सफल रहे। तब जाके भारत 1966 से 1967 के बीच में हरित क्रांति को औपचारिक रूप से अपना लेता है। हरित क्रांति की उपलब्धियों को कृषि में तकनीकी एवं संस्थागत परिवर्तन एवं उत्पादन में हुए सुधार के रूप में निम्नानुसार देखा जा सकता है। अच्छा, कैसे कैसे सुधार किए गए थे उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले इसमें क्या किया गया, तकनीकी में कृषि एवं संस्थागत सुधार कैसे किए गए, उसमें सबसे पहला सुधार जो था वो रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि की गई। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर रासायनिक उर्वरक हैं उनका ज़्यादा समय तक अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो कृषि की योग्य भूमि है उसके बंजर होने के भी बहुत ज़्यादा कयास लगाए जा रहे हैं, जहाँ तक मेरी समझ है, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ और मेरे घर में भी किसानी होती है। तो अगर रासायनिक खादों का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा दिन तक करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो भूमि है वो उर्वरक क्षमता को खो देगी। तो हम लोगों को रासायनिक खादों का उपयोग कम से कम करना है और घरेलू खादें ज़्यादा इस्तेमाल करना, जैसे मुर्गी की पाँच हो गई और भैंस या फिर भैंस और जानवरों की खाद हो गई, या फिर ऐसे बोल सकते हैं उसको समय समय पर हम लोगों को 1 वर्ष के अंतराल में उसको डालना चाहिए। ठीक है, और जहाँ तक हो सकता है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हमें कम करना चाहिए। उन्नत तथा नई किस्मों के बीजों के प्रयोग में वृद्धि होगी। बीज तो ठीक है, बीज तो आप लगाइए, लेकिन खाद के इस्तेमाल से हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अभी तो हम ज़्यादा उत्पादन कर लेंगे लेकिन आगे वाले समय में जब हमारी भूमि बंजर हो जाएगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारी वैसी भूमि तो है नहीं। मान लो कि नदियाँ आती हैं और बाढ़ के द्वारा हर वर्ष वहाँ की मिट्टी क्या कर दी, बदलाव कर देती हैं। हमारे इधर तो कम से कम नदियाँ आती ही नहीं है, जैसी भूमि थी वैसे ही है। ठीक है, तो नदियों के द्वारा अगर आपका खेत जो है वो नदी के किनारे है और ऐसा होता है कि प्रत्येक वर्ष बाढ़ के द्वारा वहाँ पर जो आपकी भूमि है वो भूमि में पानी भर जाता है, तो उसके लिए उसके लिए कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं, उसके लिए कुछ भी नुकसान नहीं है। आप रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी खेती है उसमें बाढ़ या फिर पानी उसमें भर के उसकी मिट्टी बदलने वाली नहीं है तो आप वहाँ पर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग में कमी कर सकते हैं आप। सिंचाई सुविधाओं को तेज़ी से विस्तार किया जाना चाहिए। अगर आप गेहूं को 4 पानी की ज़रूरत है, अगर आप उसमें 2 ही पानी लगाते हैं तो फिर तो फसल के उत्पादन में कमी आएगी। और आप पूछेंगे हमने तो हरित क्रांति के जितने भी नियम थे हमने उनको पालन किया, फिर भी हमारी कृषि के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई, तो लालो ये बात गलत हो जाएगी बिल्कुल। अगर गेहूँ को 4 पानी चाहिए तो आप उसको 4 पानी समय समय पर देने की कोशिश करें। एक्चुअली में गेहूँ जो है वो 4 से 5 पानी की आवश्यकता मांगता है, और आजकल जो नई उन्नत तकनीकों से बीज बनाए जाते हैं उनको 5 पानी से कम पानी आप दे नहीं सकते हैं। अगर 5 पानी या फिर 3 पानी आप उनको दे दें तो उसके जो बीज है उसमें कमज़ोर हो जाएगा।
अच्छा, भूमि पर एक वर्ष से अधिक भूमि पर जो है वर्ष में एक से अधिक फसल उगाकर हम लोग फसल उत्पादन में क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पहले गन्ना बहुत होता था, तो गन्ना जो होता था उसको अगर आप एक एक बार बो दोगे तो उसको 2-3 साल तक तो उसमें कुछ हो ही नहीं सकता है। और पहले गुड़ जो था भी वो भी इतना सस्ता था, तो हम लोगों की फसल जो है वो ऐसे ही चली जाती थी, ना तो उसमें कुछ ज़्यादा आय होती थी, और वो सब जो गुड़ होता था वो घर में पास पड़ोस के मोहल्ले में ही ख़त्म हो जाता था। तो 3 साल हम लोगों की फसल बर्बाद हो जाती थी। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, गन्ने का उपयोग ना करके उसमें एक साल में 2 या 3 फसलें उगाते हैं, जिससे फसल का उत्पादन भी बढ़ जाता है और लोग जो किसान परिवार हैं उनकी आमदनी में भी वृद्धि हो जाती है। अच्छा, इसके बाद 5वां पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग किया गया। आधुनिक कृषि यंत्रों का वही ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर्स के द्वारा कल्टीवेटर हो गया, हैरो हो गया, और जितने इतने एक वो भी रोटावीटर भी आया है, उसको भी ऐसे हम जान सकते हैं। ठीक है, तो ये आधुनिक कृषि यंत्र हैं। कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना की गई, जिसमें कृषकों को व्यावसायिक क्षमता के विकास करने में उद्देश्य से उसका विकास किया गया। यानी कि कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना की गई, जिसमें कृषकों में व्यावसायिक क्षमता को विकसित करना इसका उद्देश्य रखा गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो यहीं तक था अपनी हरित क्रांति। और अगर आपको हरित क्रांति पूरी तरह से समझ में आ गई है तो आप लोग वीडियो को लाइक